एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। उन्हें एक बंद कमरे में बैठा दिया जाता है और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स दिए जाते हैं, जैसे वो गार्ड या एग्जामिनर से बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट को खराब नहीं कर सकते और बिना एग्जाम पूरा किए बाहर भी नहीं जा सकते। अगर उन्होंने इन रूल्स में से किसी एक को भी तोड़ा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है, मतलब उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि बिना सवालों के एग्जाम कैसे दिया जाए, और रूल्स के मुताबिक वो एग्जामिनर से कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो आखिर इस अजीबो गरीब टेस्ट का क्या रहस्य है? तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे एग्जाम की कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बिलियनियर कंपनी में जॉब पाने के लिए 8 कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। उन्हें एक बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां 8 डेस्क रखी हुई होती हैं और हर डेस्क पर एक पेपर और एक पेंसिल रखी होती है। पेपर के ऊपर सिर्फ कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। 8 कैंडिडेट्स अपनी डेस्क चुनकर बैठ जाते हैं। तभी एक आर्म्ड गार्ड और एक एग्जामिनर रूम में आते हैं। एग्जामिनर सभी को एग्जाम के रूल्स समझाने लगता है। वो बताता है कि तुम लोगों के सामने सिर्फ एक ही सवाल है जिसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। पहला, अगर तुम में से किसी ने भी मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा, अगर किसी ने जानबूझकर या गलती से अपना आंसर शीट खराब कर दिया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई कैंडिडेट रूम से बाहर चला जाता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रूल्स बताने के बाद एग्जामिनर सभी से पूछता है, एनी क्वेश्चंस? सबको चुप रहते देख एग्जामिनर रूम में रखी स्टॉप वॉच के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 80 मिनट हैं और इन 80 मिनटों में तय होगा कि तुम्हारी जिंदगी के अगले 80 साल कैसा जाएगा। ये कहकर वो स्टॉप वॉच चालू कर देता है और गुड लक कहकर बाहर चला जाता है। एग्जामिनर के बाहर जाते ही सभी कैंडिडेट्स अपने सामने रखे पेपर को पलटते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है। उस पर कोई भी सवाल लिखा हुआ नहीं था, उसमें सिर्फ कैंडिडेट नंबर लिखा था। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी बीच 3 मिनट बीत जाते हैं। तभी एक लड़की एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने पेपर पर लिख देती है कि मैं मानती हूं कि मैं इस जॉब के लिए डिजर्व करती हूं। रूम में लगे सीसीटीवी कैमरा से पूरी एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही थी। लड़की को पेपर पर लिखते देख गार्ड अंदर आता है और उसे घसीटकर बाहर निकाल देता है। वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर कोई जानबूझकर या गलती से आंसर शीट खराब करता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लड़की ने सवाल समझे बिना ही जवाब लिख दिया था, जिससे उसका आंसर शीट इनवैलिड हो गया था। इसी वजह से उसे एग्जाम से बाहर कर दिया गया। खैर, लड़की के इस अंजाम को देखकर बाकी के कैंडिडेट्स सतर्क हो जाते हैं। सब कुछ साइलेंट हो जाता है, कोई कुछ भी करने या बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उनमें से एक कैंडिडेट जो बहुत ही शार्प माइंडेड था, उसने रूल्स को ऑब्जर्व किया और उसे एक चीज समझ आई। रूल्स में कहा गया था कि एग्जामिनर या गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि कैंडिडेट्स आपस में बात नहीं कर सकते। ये सोचकर वो रिस्क लेता है और धीरे धीरे पास वाले कैंडिडेट से फुसफुसाकर बात करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज लाउड हो जाती है। अब वो गार्ड की तरफ देखता है, लेकिन गार्ड बस चुपचाप खड़ा रहता है, बिना कोई रिएक्शन दिए। इससे उसे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर उसे देखकर बाकी कैंडिडेट्स भी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब जब सभी आइडियाज शेयर करने लगते हैं तो उन्हें समझ आता है कि असली चैलेंज आंसर देना नहीं, बल्कि पहले सही सवाल ढूंढना है। अब उन्हें यह समझ आ जाता है कि पहले सवाल को डिकोड करना पड़ेगा, तभी वो उसका जवाब दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ये भी अस्यूम करते हैं कि जॉब एक टीम वर्क होती है, जहां ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और आइडिया शेयरिंग बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि कंपनी ये देखना चाहती हो कि कौन समझदारी और टीम वर्क के साथ काम कर सकता है, इसलिए शायद उन्होंने ये अजीबो गरीब टेस्ट डिजाइन किया है। अब जब ये लॉजिक सबको समझ आ जाता है तो सभी अग्री कर लेते हैं कि सवाल को ढूंढने तक वे टीम वर्क करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन एक बार सवाल मिल जाने के बाद जवाब लिखते वक्त कोई किसी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि जवाब ही डिसाइड करेगा कि कौन जॉब में सिलेक्ट होगा और कौन बाहर होगा। अब उन्हें एहसास होता है कि अपने असली नामों से एक दूसरे को बुलाने से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो कोड नेम्स रखने का फैसला करते हैं। वे एक दूसरे को उनकी स्किन टोन और दिखावट के आधार पर नाम देते हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क। इसके अलावा एक और कैंडिडेट था जो शुरू से ही चुपचाप था और किसी से बात नहीं कर रहा था। उसे डेफ यानी बहरा नाम दिया जाता है। हालांकि डार्क नाम की कैंडिडेट इस नेमिंग सिस्टम का विरोध करता है। उसे लगता है कि डार्क और व्हाइट जैसे नाम रेसिस्ट लग सकते हैं,
लेकिन बाकी सबका मानना था कि नाम से ज्यादा जरूरी है उनका सवाल ढूंढना, इसीलिए इस बात पर कोई और बहस नहीं करता। अब व्हाइट और ज्यादा सोचने लगता है कि उन्हें और क्या क्या करने से मना नहीं किया गया है। फिर वह अपनी कुर्सी से उठकर गार्ड की तरफ देखता है। गार्ड बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा रहता है, जिससे व्हाइट को हिम्मत मिलती है। वो रूम के अंदर चलना शुरू करता है और बाकी सबको कहता है कि इसका मतलब हम एक दूसरे के पास जा सकते हैं। अब जब ये नया रूल पता चलता है तो वे अपने अगले स्टेप के बारे में सोचते हैं। ब्रुनेट कहती है कि हो सकता है कि पेपर पर कुछ लिखा हो, लेकिन वो हमारी नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रहा हो। वो सुझाव देती है कि अगर वे पेपर को लाइट के सामने ले जाएं, तो शायद कुछ हिडन टेक्स्ट दिख जाए। इसके बाद सभी पेपर को लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ब्लॉन्ड को एक नया आइडिया आता है। वो बताती है कि हमें पेंसिल शायद सिर्फ लिखने के लिए नहीं दी गई। अगर हम पेपर पर पेंसिल रगड़ें तो शायद कोई हिडन मैसेज दिख जाए, जैसे कोई सिक्का कागज के नीचे रखकर उसके ऊपर पेंसिल रगड़ने से उसका तस्वीर दिखने लगता है। ब्लॉन्ड की बातें सुनकर व्हाइट उसे ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक उसे रोक देता है। वो उसे सावधान करता है और कहता है, रूल्स के हिसाब से अगर हमने पेपर खराब कर दिया तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसे पहले कैंडिडेट के साथ हुआ था। अब जब दोनों आइडियाज फेल हो जाते हैं तो ब्लैक के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि हम जो नॉर्मल लाइट देख रहे हैं उसके अलावा भी कई ऐसी लाइट्स होती हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे एक्स-रे, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज। अगर पेपर पर कोई सीक्रेट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो शायद किसी स्पेशल लाइट में वो दिख सकता है। अब वे रूम को अच्छे से एनालाइज करते हैं और समझ जाते हैं कि रूम में इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं। अगर वे सारी लाइट्स ऑफ कर दें तो रूम अंधेरे में चला जाएगा, जिससे इमरजेंसी लाइट्स अपने आप जल जाएंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। रूम में कोई लाइट स्विच नहीं था और वे बाहर जाकर स्विच भी बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर कोई रूम से बाहर चला जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रिस्क लेकर सारे लाइट्स तोड़ देना। वे कुर्सी के पायों से लाइट्स तोड़ना शुरू करते हैं और पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है। जैसे ही लाइट्स टूटती हैं, ब्लू कलर की एक इमरजेंसी लाइट जल उठती है। ब्लैक ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, ये कुछ उन लाइट्स जैसी लग रही हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनी सिक्योरिटी सिंबल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज की तरह ही काम करती हैं, तो हो सकता है कि इन लाइट्स में हिडन टेक्स्ट दिख जाए। अब सभी कैंडिडेट्स उम्मीद के साथ अपने अपने पेपर्स लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। सब फिर से निराश हो जाते हैं। तभी डार्क लाइट को ध्यान से देखती है और कहती है, इस लाइट के अंदर एक और लेयर है। ये सुनते ही ब्लैक एक लाइट को तोड़ देता है और अंदर से एक लाल रंग का कांच निकालता है। वो कहता है, ये इंफ्रारेड लाइट का पार्ट है और शायद इससे हम हिडन टेक्स्ट देख सकते हैं। फिर वो एक और चीज बताता है कि आर्ट हिस्टोरियंस इस तरह की इंफ्रारेड रेज यूज करते थे रिफ्लेक्टोग्राम बनाने के लिए, जिससे वो पुरानी पेंटिंग्स के नीचे छिपे हुए लेयर्स डिटेक्ट कर पाते थे। अब सभी फिर से उम्मीद के साथ एक नया तरीका आजमाने का फैसला करते हैं। इस बार लड़कियों की हाई हील्स का इस्तेमाल करके वे बहुत सावधानी से लाइट की ऊपरी लेयर तोड़ते हैं और आखिरकार अंदर की इंफ्रारेड लाइट्स जल उठती हैं। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उनकी लाइट्स वाली थ्योरी पूरी तरह से फेल हो जाती है। अब सबको समझ में आ जाता है कि उन्हें किसी और तरीके से सवाल ढूंढना होगा। तभी व्हाइट को दूसरा रूल याद आता है, अगर कोई जानबूझकर या गलती से अपनी आंसर शीट खराब कर देता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन रूल्स में यह नहीं कहा गया था कि कोई किसी और की आंसर शीट खराब नहीं कर सकता। व्हाइट तुरंत सामने के डेस्क की ओर बढ़ता है, जहां पहले से डिस्क्वालीफाई हो चुकी लड़की की आंसर शीट रखी हुई थी। अब ब्लॉन्ड के दिए हुए आइडिया को आजमाने के लिए व्हाइट एक पेंसिल लेकर उस पेज पर हल्के से घिसना शुरू करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब व्हाइट के दिमाग में एक और आइडिया आता है, लाइट और पेंसिल से कुछ नहीं हुआ तो शायद कोई लिक्विड यूज करने से कुछ दिखे। इसलिए वो आंसर शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने लगता है। फिर एक टुकड़ा ब्लैक को देता है और कहता है, इसे अपने लार से गीला करके देखो, शायद कुछ दिख जाए। और एक टुकड़ा लेकर खुद व्हाइट रूम के एक कोने में जाता है और उस टुकड़े पर पेशाब करने लगता है। लेकिन इस बार भी नतीजा शून्य होता है। वे काफी निराश हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त डेफ, जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक रोने लगता है और टूटी फूटी फ्रेंच में कहता है, खुद को देखो, यहाँ सिर्फ तुम्हें ही दिखाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त किसी को उसकी ये बात समझ नहीं आती। व्हाइट गुस्से में उसे रोकते हुए कहता है, अब ये क्या नई बकवास शुरू कर दी? डेफ फिर से चुप हो जाता है। अब बहुत देर की खामोशी के बाद ब्राउन बोल उठता है, सबने अपनी अपनी थियरीज दे दी, अब मेरी भी सुन लो।
मुझे लगता है कि ये कोई एग्जाम नहीं बल्कि एक गेम है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ की हर चीज बहुत प्लान करके सेट की गई है। हम 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं और सबसे बड़ी बात, हम सब अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड से आते हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना कहकर ब्राउन कमरे की दीवार पर लगे एक काले स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हो सकता है दूसरी तरफ से कोई हमें देख रहा हो और हमारे एक्शंस पर बेट लगा रहा हो। शायद ये लोग हमारे आइडियाज और डिसीजंस पर बेट लगाकर मजे ले रहे हैं। ब्राउन की थ्योरी सुनकर डार्क उसकी विरोध करती है और कहती है, मिस्टर ब्राउन एक जुएबाज की तरह बातें कर रहा है क्योंकि वो खुद एक पक्का जुआरी है। उसकी सोच ही वैसी है। इस बात पर दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद डार्क कहती है, कोई हम पर दाव नहीं लगा रहा, बल्कि हम स्पेशल हैं, इसलिए हमें यहाँ सिलेक्ट किया गया है और इस कंपनी की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसके सीईओ की है। अगर इस स्क्रीन के पीछे कोई है तो वो सीईओ के अलावा कोई नहीं हो सकता। डार्क की बात सुनकर ब्राउन चौंकते हुए पूछता है, तुम सीईओ के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? डार्क मुस्कुराकर जवाब देता है, हम यहाँ बिना कुछ जाने तो नहीं आए हैं। इतनी हाई प्रोफाइल नौकरी का ऑफर और कोई उसकी सच्चाई जाने बिना आ जाएगा, ये तो नामुमकिन है। अब बाकी लोग भी सहमति जताते हैं और कहते हैं, ये कंपनी टॉप रैंकिंग कंपनियों में से एक है। यहाँ की मिनिमम सैलरी और बेनिफिट्स भी किसी दूसरी कंपनी के हाई क्लास सैलरी से ज्यादा है और यही वजह थी कि हम सब यहाँ आए। लेकिन सच तो ये है कि हमें इस कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। अब डार्क बताता है कि 10 साल पहले एक अजीब बीमारी फैलनी शुरू हुई थी जिसने जवान लोगों को तेजी से अपना शिकार बनाया था। उस समय इस कंपनी ने एक एंटीडोट बनाया था जिससे सिर्फ 6 महीनों में डेथ रेट आधा हो गया था। धीरे धीरे यह कंपनी मेडिकल इंडस्ट्री पर राज करने लगी और सालाना $20 बिलियन की कमाई करने लगी। अभी के टाइम पर इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन तक पहुंच गई है। अगर यह कोई देश होता तो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। हालांकि कंपनी ने ऐलान किया था कि वे अब नई रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने कोई नया ड्रग बना लिया है और उसी के कारण उन्हें एक नए सेक्रेटरी की जरूरत है। यही वजह है कि आज हम सब यहाँ हैं। ये सब जानकर सभी लोग हैरान हो गए। कंपनी और सीईओ के बारे में डिस्कस करते करते आधा घंटा बीत जाता है, इसलिए सभी नए आइडिया खोजने में फिर से बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान ब्रूनेट के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह दरवाजे के पास खड़े गार्ड के पॉकेट में हाथ डालकर कुछ तलाशता है और वहां से एक लाइटर निकाल लेता है। लेकिन गार्ड फिर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि रूल्स के हिसाब से उन्होंने अब तक कोई नियम नहीं तोड़ा था। ब्रूनेट अब सभी का ध्यान सीलिंग पर लगे फायर इमरजेंसी सेंसर की ओर खींचती है और कहती है, हो सकता है कि अगर हम यहाँ आग जलाएं तो फायर अलार्म बजने लगे और स्प्रिंकलर से कोई ऐसा लिक्विड निकलने लगे जो हमारी पेपर को भिगा सकता है और उस पर छिपे शब्द उभर सकते हैं। पहले जमाने में जिस तरह फोटो एल्बम डेवलप किए जाते थे, शायद उसी तरह यह भी काम कर जाए। ब्रूनेट की बात सुनकर ब्लैक भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और इस आइडिया को ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रूनेट तुरंत एक चेयर पर चढ़ता है और फायर सेंसर के ठीक नीचे लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेंसर तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। इसलिए व्हाइट एक पेपर रोल बनाकर ब्रूनेट को देता है ताकि वह इसे जलाकर सेंसर तक पहुंचा सके। ब्रूनेट को यह नहीं पता था कि व्हाइट ने उसे उसी का पेपर दिया था ताकि वह डिस्क्वालीफाई हो जाए। ब्रूनेट बिना कुछ समझे उस पेपर को आग में जलाकर सेंसर के नीचे रख देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, स्प्रिंकलर से लिक्विड टपकने लगता है। ब्लैक जल्दी से एक पेपर लेकर उस लिक्विड के नीचे रखता है और उसे भीगने देता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता क्योंकि वह लिक्विड सिर्फ नॉर्मल पानी था। यानी एक और थ्योरी फेल हो जाती है। ब्रूनेट जब नीचे उतरती है तो अपने डेस्क पर पेपर न पाकर पैनिक हो जाती है और घबराकर पूछती है, मेरा पेपर कहाँ है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड को भी यह समझ आ जाता है कि ब्रूनेट ने अपना ही पेपर आग में जला दिया। गार्ड बिना कुछ बोले उसे पकड़कर रूम के बाहर निकाल देता है। व्हाइट की इस बर्ताव पर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में व्हाइट की ओर बढ़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। जैसे ही वह यह बोलता है, रूम की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब ब्राउन हैरान होकर जोर से बोलता है, लाइट्स ऑन, और अचानक से सारी लाइट्स फिर से जल उठती हैं। ब्राउन हंसते हुए कहता है कि शायद इस रूम में वॉइस रिकॉग्निशन लगा हुआ है। इसी दौरान डेस्क पर बैठा डेफ की रोने की आवाज आने लगी। व्हाइट इस बार अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और डेफ को डिस्क्वालीफाई करवाने का प्लान बना लिया। उसने डेफ को समझाया कि उसे अपने पेपर को फाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। डेफ भी रोते रोते अपने पेपर को फाड़ देता है।
जैसे ही वह ऐसा करता है, गार्ड अंदर आता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर जाते वक्त डेफ अपनी चश्मा रूम के अंदर ही छोड़ जाता है। व्हाइट की इस सेल्फिशनेस से ब्लैक और बाकी सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ब्लैक और व्हाइट के बीच बहस बढ़ जाती है और ब्लैक व्हाइट को एक जोरदार मुक्का मार देता है। इससे व्हाइट वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्हाइट किसी और कैंडिडेट को नुकसान न पहुंचा सके, ब्लैक और ब्राउन व्हाइट को एक चेयर पर बैठाते हैं और उसकी हाथ और मुंह को टाई और सॉक्स से बांध देते हैं। ब्लैक व्हाइट को कमरे से बाहर फेंकने की सोच रहा था ताकि वह डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन ब्लॉन्ड ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने याद दिलाया कि रूल्स के मुताबिक अगर कोई किसी को फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह खुद भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यानी व्हाइट को बाहर करने की कोशिश करना अपने लिए खुद प्रॉब्लम खड़ी करने जैसा होगा। ब्लैक ने फिर सेकंड ऑप्शन चुना। उसने एक पेपर लिया और व्हाइट के हाथ के नीचे रखकर जबरदस्ती उसकी हाथ में पेंसिल पकड़ाई ताकि वह पेपर को नष्ट कर दे। लेकिन तब तक व्हाइट को होश आ चुका था। होश आते ही उसने तुरंत पेंसिल फेंक दी। व्हाइट कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो ब्लैक ने उसे फिर एक मुक्का मार दिया। ब्राउन ने सोचा कि शायद व्हाइट सच कह रहा हो, इसलिए उसने उसके मुंह से पट्टी खोलने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक ने उसे रोक दिया। लेकिन तभी डार्क ने आगे बढ़कर व्हाइट के मुंह को खोल दिया। अब व्हाइट घबराए हुए बोलने लगा, मुझे हर घंटे एक टेबलेट लेनी पड़ती है। अगर मैंने वो नहीं ली तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बाईं जेब में वो टेबलेट है, प्लीज कोई मुझे दे दो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि वह फिर से कोई ड्रामा कर रहा है। व्हाइट ने फिर एक और चौंकाने वाली बात कही, मुझे पता है कि असल में इस एग्जाम का सवाल क्या है। अगर तुम लोग मुझे टेबलेट दोगे तो मैं तुम सबको वो सवाल बता दूंगा। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी और देखते ही देखते व्हाइट फिर से बेहोश हो गया। अब डार्क को शक हुआ कि व्हाइट शायद इस कंपनी का ही कोई आदमी है। यह कंपनी कैंडिडेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए माइंड गेम्स खेल रही है और शायद व्हाइट इसी काम के लिए यहाँ मौजूद था। लेकिन तभी ब्राउन ने शक का तीर डार्क की तरफ मोड़ दिया। उसने कहा, व्हाइट इतना स्मार्ट नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह का खेल खेले। लेकिन डार्क, तुम तो सब कुछ जानते हो इस कंपनी के बारे में, इसके रूल्स के बारे में। हम में से किसी को इतनी जानकारी नहीं है जितनी तुम्हें है। नॉर्मल बातचीत के दौरान ब्राउन अचानक अपनी बेल्ट खोलकर डार्क को चेयर से बांध देता है। उसे डार्क पर पूरा शक था, इसलिए वह उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने सच बताया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना उसे टॉर्चर किया जाएगा। डार्क अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। टॉर्चर करने के लिए ब्राउन एक पेपर उठाता है। ब्राउन पहले मिलिट्री में था, इसलिए उसे पता था कि एक सिंपल पेपर को कैसे वेपन में बदला जा सकता है। पहले वह पेपर से अपनी ही उंगली पर एक कट लगाता है डार्क को वार्निंग देने के लिए और कहता है कि वह सच कबूले और बताए कि इस एग्जाम का क्वेश्चन क्या है। डार्क कहती है कि वह बस इस कंपनी के लिए काम करता है, उसे कंपनी ने यहाँ नहीं भेजा है। वह पहले HR डिपार्टमेंट में थी और अब CEO ऑफिस में डायरेक्ट जॉब ऑफर देखकर उसने भी बाकी सब की तरह अप्लाई किया। लेकिन ब्राउन को डार्क की बातों पर भरोसा नहीं होता। वह पेपर से डार्क की जांघ पर एक गहरा कट लगा देता है। डार्क दर्द से तड़प उठता है। ब्लैक से यह सब बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वह ब्राउन को रोकने आता है, लेकिन ब्राउन उसे एक मुक्का मारकर घायल कर देता है। इसके बाद ब्राउन डार्क का चश्मा उतारकर फेंक देता है और उसकी आंखों को जबरदस्ती खोलकर पकड़ लेता है। फिर वह पेपर से उसकी आंख काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी दहशत के बीच भी डार्क अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसे इस सवाल के बारे में कुछ नहीं पता। आखिरकार ब्राउन को एहसास होता है कि डार्क सच बोल रही है। उसे वाकई में इस एग्जाम के सवाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह पीछे हट जाता है और तभी ब्लॉन्ड आगे आकर डार्क की रस्सियां खोल देती है। उधर व्हाइट के शरीर पर फिर से साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। उसे तेज झटके आने लगते हैं। यह देखकर ब्लैक कहता है, व्हाइट सच कह रहा है, वह सच में बीमार है। ब्लैक बताता है कि उसकी पत्नी भी इसी बीमारी से पीड़ित थी और इसी के वजह से उसकी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, ब्लैक खुद भी इस बीमारी से जूझ रहा है। व्हाइट को बचाने के लिए तुरंत उसे दवाई देनी होगी, लेकिन दवा कहीं मिल नहीं रही थी। तब ब्लॉन्ड को शक होता है कि दवा किसी ने जानबूझकर छिपा दी है, इसलिए वह सभी को एक दूसरे की तलाशी लेने को कहती है। लेकिन तलाशी लेने के बाद भी दवाई नहीं मिलती। तभी डार्क को ब्राउन पर शक होता है। वह ब्राउन की डेस्क के पास जाकर टेबल के नीचे टटोलता है और वहां से एक चबाई हुई च्यूइंग गम निकालता है। दरअसल ब्राउन ने च्यूइंग गम के साथ टेबलेट चिपकाकर टेबल के नीचे छिपा दी थी। इसके बाद जब डार्क व्हाइट को टेबलेट खिलाने जाती है तो ब्राउन उसे फिर रोकने की कोशिश करता है। ब्राउन चाहता था कि व्हाइट मर जाए ताकि कंपटीशन कम हो जाए, लेकिन बाकी लोग उसकी इस घटिया सोच से सहमत नहीं थे। इसलिए ब्लैक भी टेबलेट खिलाने के लिए आगे आती है। जैसे ही डार्क व्हाइट को दवाई देने वाली होती है,
ब्राउन अचानक उसके हाथ पर धक्का मारता है, जिससे टेबलेट छिटक कर रूम के वाटर एग्जिट होल में गिर जाती है। अब टेबलेट उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ व्हाइट की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। परिस्थिति को बेकाबू होते देख डार्क घबराकर बाहर से मदद मांगता है, लेकिन ऐसा करके वह रूल्स तोड़ देता है और गार्ड उसे पकड़कर रूम से बाहर निकाल देता है। इसी बीच ब्लॉन्ड एक हेयर क्लिप का इस्तेमाल करके टेबलेट निकाल लेती है और फटाफट व्हाइट को खिलाती है। कुछ ही मिनटों में व्हाइट रिकवर करने लगता है और उसकी रस्सियां खोल दी जाती हैं। होश में आते ही व्हाइट एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब घड़ी में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और रूम में सिर्फ 4 कैंडिडेट्स रह गए थे, यानी गेम अब अपने असली मोड़ पर आ चुका था। अब व्हाइट से कहा जाता है कि उसने पहले कहा था कि अगर उसे दवाई मिल जाएगी तो वह एग्जाम का असली सवाल बता देगा। अब जब उसे दवाई मिल चुकी है तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए। व्हाइट खुद को संभालता है और कहता है, इस एग्जाम का कोई सवाल ही नहीं है। हम जिस तरह सवाल ढूंढ रहे थे वैसा कोई सवाल मौजूद ही नहीं। असल में हम ही इस पूरी परीक्षा का एकमात्र सवाल है और हम ही उस सवाल का एकमात्र जवाब है। अंत में बस एक ही जवाब बचेगा। व्हाइट का कहने का मतलब था कि जो आखिर तक बच पाएगा सिर्फ वही इस जॉब के लिए सिलेक्ट होगा। इतना कहकर व्हाइट गार्ड की कमर पर बंधी गन की तरफ देखता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नीयत को भांपते ही ब्लैक तुरंत उसे धक्का देता है और खुद गार्ड के पास जाकर गन निकाल लेता है। ब्लैक गन को व्हाइट की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन व्हाइट समझ जाता है कि ब्लैक उसे शूट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए गन ली है। यह देखकर व्हाइट उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। ब्लैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह व्हाइट पर गोली चला देता है, लेकिन गन से कोई गोली नहीं निकलती। इस मौके का फायदा उठाकर व्हाइट ब्लैक को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह गिर जाता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान व्हाइट को एक पेंसिल हाथ लगती है और वह उसी से ब्लैक पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। तभी ब्राउन व्हाइट को रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन व्हाइट उसे भी पेंसिल से घायल कर गिरा देता है। इसके बाद व्हाइट तुरंत खड़ा होता है और गन उठाकर उनकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर भी गोली नहीं चलती। व्हाइट को समझ आता है कि इस गन में फिंगरप्रिंट आईडी लॉक लगा है, जिसकी वजह से सिर्फ गार्ड ही इसे फायर कर सकता है। व्हाइट तुरंत गार्ड के पास जाता है, उसकी हथेली में गन रखता है और दोबारा उनकी तरफ पॉइंट करता है। तभी ब्राउन उसे रोककर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाइट जवाब देता है, मैं इस रूम में अकेला रहना चाहता हूँ, बाकी सबको बाहर जाना होगा और खुद को डिस्क्वालीफाई करना होगा। ब्राउन को एहसास होता है कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं और इसीलिए वह चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। अब व्हाइट ब्लैक की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे भी बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक वहां से हटने के लिए तैयार नहीं था। तभी ब्लॉन्ड बोल उठती है, मैं जा रही हूँ, मुझे इन सब फालतू झंझटों में नहीं पड़नी। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही ब्लॉन्ड अचानक चिल्लाती है, लाइट्स ऑफ, और उसी पल रूम की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में व्हाइट को लगता है कि ब्लैक उस पर हमला करने वाला है, इसलिए वह घबराकर ब्लैक की तरफ बिना सोचे समझे फायरिंग करने लगता है। इसके बाद जैसे ही व्हाइट लाइट्स ऑन चिल्लाता है, रूम की सारी लाइट्स दोबारा जल उठती हैं। व्हाइट देखता है कि ब्लैक के सीने में एक गोली लग चुकी है और वह फर्श पर गिर चुका है। इसके बाद व्हाइट दरवाजे की तरफ गन पॉइंट करता है और देखता है कि ब्लॉन्ड अभी भी आधा रूम के अंदर ही खड़ी है, यानी उसने पूरी तरह बाहर कदम नहीं रखी थी। लेकिन व्हाइट को ब्लॉन्ड पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि तभी स्टॉप वॉच में 80 मिनट पूरे होते ही अलार्म बज उठता है। व्हाइट तेजी से ब्लैक स्क्रीन के सामने जाकर चिल्लाता है, मैंने सरवाइव करने के लिए हर चीज की है, इसलिए इस जॉब के लिए सबसे योग्य इंसान सिर्फ मैं हूं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। लेकिन तभी एक गार्ड व्हाइट के कंधे पर हाथ रखता है और अपनी रिस्ट वॉच उसकी तरफ दिखाता है। व्हाइट चौंक जाता है, क्योंकि घड़ी में अभी 80 मिनट पूरे नहीं हुए थे। वह तुरंत रूम में रखे स्टॉप वॉच की तरफ देखता है और गौर करता है कि वहां 2 बटन हैं, रेड बटन और ब्लू बटन। व्हाइट जब रेड बटन दबाता है तो स्टॉप वॉच चालू हो जाता है और जब ब्लू बटन दबाता है तो टाइम तेजी से भागने लगता है। तभी व्हाइट को याद आता है कि जब वे सब क्वेश्चन ढूंढने में बिजी थे, तभी डेफ ने स्टॉप वॉच के सामने आकर उसका ब्लू बटन दबा दिया था, जिससे टाइम की स्पीड बढ़ गई थी। लेकिन अब यह जानकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि व्हाइट पहले ही टेस्ट का फर्स्ट रूल तोड़ चुका था। कोई भी कैंडिडेट गार्ड या एग्जामिनर से बात नहीं कर सकता, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, व्हाइट डिस्क्वालीफाई हो गया। हताश होकर व्हाइट अपनी गन सिर पर रखकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तभी अचानक स्क्रीन पर एक तेज चमकदार लाइट जल उठती है और एग्जामिनर स्क्रीन के पीछे दिखाई देता है।
गार्ड आकर व्हाइट को बाहर ले जाता है। इधर ब्लॉन्ड को डेफ का गिरा हुआ चश्मा दिखता है। वह उसे उठाकर ग्लास का एक टुकड़ा भी ले लेता है। फिर वह ग्लास पीस को पेपर के ऊपर रखता है और चश्मे को उसके ऊपर रखकर पेपर को चेक करता है। जांच करते करते उसे पेपर पर एक हिडन मैसेज मिलता है जिस पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था। पेपर पर सिर्फ यही लिखा हुआ था और कुछ नहीं। अब ब्लॉन्ड जब से एग्जाम हॉल में आई थी तब से लेकर अब तक की सारी चीजें याद करने लगती हैं। वह एग्जाम की शुरुआत में एग्जामिनर के बोले हुए शब्दों को फिर से एनालाइज करता है और फाइनली समझ जाती है कि इस टेस्ट का असली सवाल क्या था। अब डेफ वापस रूम में एंटर करता है। उसके पीछे एग्जामिनर भी आता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि डेफ असल में इस कंपनी का सीईओ है। ब्लॉन्ड धीरे धीरे उसके पास जाती है, उसकी ग्लासेस वापस करती है और अपने पेपर डेफ को सौंप देती है। तब तक 80 मिनट खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी थे। जब बस 1 सेकंड बचा था तब ब्लॉन्ड बोल उठता है नो, यानी इस पूरे टेस्ट का सही आंसर था नो। असल में टेस्ट की शुरुआत में एग्जामिनर ने सभी कैंडिडेट्स से पूछा था एनी क्वेश्चन, और यही था इस एग्जाम का एकमात्र सवाल। इसका सही जवाब था नो, मतलब किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है। लेकिन 80 मिनट तक कोई भी इस सिंपल लॉजिक को नहीं समझ पाया। लेकिन लास्ट मिनट पर ब्लॉन्ड ने क्वेश्चन को सही से पकड़ लिया और इसी वजह से उसे जॉब मिल गई। लेकिन ब्लॉन्ड ने जॉब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो जॉब किसी की जान ले ले वो मैं नहीं कर सकती। तभी एग्जामिनर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, किसने कहा कि वो मर गया है? ये सुनकर ब्लॉन्ड तुरंत ब्लैक के पास गया और देखा कि वो अभी भी जिंदा है। तब इंस्पेक्टर ने समझाते हुए कहा, रोगों पर रिसर्च करते करते हमारे साइंटिस्ट्स ने एक मैजिक बुलेट डिस्कवर किया है। ये एक ऐसी गोली है जो बॉडी में जाते ही सारे बीमार और इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर देती है और न्यू सेल्स को रिजेनरेट कर देती है। इसी वजह से ये लोगों की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे बहुत कम मात्रा में बनाया जा सकता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी जो हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख सके, साथ ही लोगों के लिए एम्पैथी भी रखे। और इस जॉब के लिए तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो ब्लॉन्ड। इतने में ब्लैक होश में आ जाता है। उसे जागते देख ब्लॉन्ड खुश हो जाती है और सीईओ के पास जाकर हाथ बढ़ाती है और जॉब कंफर्म कर लेती है। और इसी के साथ बिना किसी सवाल जवाब के चल रहा ये अजीब टेस्ट यहीं खत्म हो जाता है।